अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हमारे पूरे मुल्क में CAA और NRC को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मुल्क में के मुसलमानों में तशवीश है कि अगर NRC आ जाएगा तो हमारे से ये सवाल किया जाएगा, भाई आप आपके 1951 के पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बताओ कि तुम्हारे दादा दादी, माँ बाप और तुम्हारे ख़ानदान के लोग इसी मुल्क के रहने वाले थे। तो लोग परेशान हैं, भाई हम वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे। चूँकि गवर्नमेंट ने CAA को लागू करके मुसलमानों के अलावा हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन है, उनको सिक्योरिटी दे दी कि अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भी यहाँ रहते थे उनको तो सिटीज़नशिप मिल जाएगी। और मुसलमानों से अगर ये सवाल किया जाएगा कि वो 1951 के पहले के अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करे या उसको जो है बताए, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। इसलिए मैं आज आपको मेरे मोहतरम दोस्तों एक ऐसी हस्ती से, बुज़ुर्ग से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का ज़माना भी अपनी आँखों से देखा, मुल्क की आज़ादी भी अपनी आँखों से देखी, और आज़ादी के बाद में निज़ाम गवर्नमेंट का जो ज़वाल हुआ और जिसे निज़ाम के ज़माने में पुलिस एक्शन कहा जाता है, उसे भी अपनी आँखों से देखा। और जिनके ख़ुद के रिश्तेदार उस ज़माने में हिजरत करके पाकिस्तान जा चुके हैं, ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियों से मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ। और वो कोई अजनबी या कोई बहुत दूर की या कोई गैर हस्ती नहीं है, बल्कि ये मेरे नाना हैं, हकीकी नाना, मेरी वालिदा के वालिद साहब है, शेख हिसामुद्दीन साहब। इनामदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे शेख फरीद साहब, वो अपने इलाके के बड़े ज़मींदारों में शुमार होते थे और इतने सखी इंसान थे कि ख़ानदान में, गांव में अगर कोई बेचारी गरीब औरत बेवा हो जाती थी या कोई यतीम को कोई सहारा नहीं रहता था, तो हमारे ज़माने में हम लोग उनको जो है किलो, 5 किलो, 10 किलो जवारी दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं। तो हमारे नाना के जो वालिद साहब थे शेख फरीद साहब, उन्होंने उस ज़माने में उनको 5-5 एकड़ ज़मीनें दी हुई है, ज़मीनें दे देते थे बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को। ये 5 एकड़ ज़मीन लो, उसमें अपना जो है खेती बाड़ी करो और गुज़र बसर करो। यानी ऐसे सखी लोगों में वो शुमार होते थे। आज़ादी से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं आज इंटरव्यू लूँगा हमारे नाना का, और ये हमारे नानी हैं जिनके वालिद साहब वो ख़ुद अपने इलाके के बहुत बड़े ज़मींदार शुमार होते थे। यानी उनकी ज़मीनें आज भी है, समझो यहाँ खड़े रहे और नज़र आपकी जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक उनके ज़मीनों की जो है हुदूद हुआ करती थी, आज भी है वो ज़मीनें। तो मैंने आज सोचा मैं अपने नाना का ही और अपने नानी, क्योंकि नानी का इंटरव्यू ख़ास तौर पे मैं इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरे नानी के हकीकी बहनें उस वक्त में हिजरत करके जो है वो लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो मैं सबसे पहले हमारे नाना से ये सवाल करूँगा कि अब्बा, आप मुझे ये बताइए कि जब मुल्क आज़ाद होने से पहले, यानी अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, उस वक्त में कितना ज़माना आपने अंग्रेज़ों के ज़माने में गुजारे? मेरी पैदाइश 1936 की है और 1947 में पुलिस एक्शन हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। उस वक़्त मेरी उम्र 12-13 साल की थी। हमने रज़ाकारी दौर देखे निज़ाम सरकार के वक़्त, अंग्रेज़ों का दौर देखे, पुलिस एक्शन देखे, और भी हमने बहुत अच्छे ये देखे। बहुत ये माहौल था उस वक्त, कुछ भेदभाव नहीं था, कुछ ये नहीं था, हर एक ये था। यहाँ तक कि हमारे पास, हम रहने वाला, मैं, मेरे वालिद साहब सातोनिया तालुका परतूर ज़िला परभनी में रहने थे। मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ज़मींदार थे और उस वक़्त ये हालात थे हमारे मुल्क के और हमारे इलाके के कि अगर कोई मराठी की या मुस्लिम की या और किसकी भी मैयत हो जाए तो रोज़ शाम सुबह 10-20 लोग आके उनके घरों को बैठते थे, मिलते थे, करते थे। इतनी एकजुटता थी और इतनी ये थी, प्यार मोहब्बत था, प्यार और मोहब्बत और इशार थी। और उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ 17 सितंबर
हाँ 17 सितंबर 1948 को। जी हाँ निज़ाम गवर्नमेंट को जिस वक्त भारत सरकार ने कही कि अब हमारे इसमें मिल जाओ, तो इन्होंने इनकार किए। कासिम रजवी ने रज़ाकार बनाई, निज़ाम सरकार ने मिलने से इनकार किए। उस वक्त हमारे वज़ीर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वज़ीर दिफा, संरक्षण मंत्री GN चौधरी उस वक्त मिलिट्री के बड़े ओहदेदार ये ऑफिसर थे। उन्होंने हैदराबाद पे एक्शन किया, पुलिस सेक्शन मिलिट्री डाली 17 सितंबर 1948 को। और ऐसा हंगामा हुआ, ऐसा नुकसान हुआ हमारा कि सिर्फ हम अपने कपड़ों से घर बाहर निकल गए थे। वो लोग बोले ज़रा घर छोड़ो, घर छोड़ो, हम कुछ नहीं कर रहे, हथियार तपास रहे, हम ये देखना है वो देखना है। लेकिन हम जो जंगलों में जाके बाहर बैठे, उन्होंने जो आए थे लूट और खसोट ऐसी की कि हम सिर्फ आंग के कपड़ों से रहे जब घर को शाम में आए तो। ऐसा हालात थे। बाकी उस वक़्त लोग भी हमदर्द थे कि इन्होंने कुछ किया, कि इन्होंने कपड़ा लिया, कि नहीं मदद दी। अब गैर कौम वालों ने भी इतना मेल मिलाप और इतना ये था कि पूछो मत। लेकिन आज ऐसे हालात है, दिन ब दिन ऐसे हालात आ रहे हाँ कि कांग्रेस की हुकूमत में भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून और अच्छा रहा। वो तो रहते रहता, नीचे ऊपर होते रहता हुकूमत को तो जात पात पे। लेकिन अब जो हालात आ रहे हैं, ये NRC और क्या क्या लगा रहे मुस्लिमों पे। 1951 से पहले की पैदाइश, हम तो 1936 की पैदाइश है। इससे पहले मेरे वालिद की उम्र 55 साल की थी। अल्लाह अकबर। हाँ 55 साल बोले तो 1826 की पैदाइश होंगी उनकी। हाँ मेरे वालिद भी बहुत माने हुए थे। हमारे ख़ानदान उस वक़्त हर मरेठी क्या, हर कोई क्या मशवरा लेने आते थे। हालांकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन मशवरा देते थे। हाँ और उनको वकील साहब कहते थे सभी, कोई साहूकार कहता था मेरे वालिद को। और बड़ा अच्छा ज़माना गुजरा, ऐसा गुजरा ज़माना। हुकूमतें भी आई, हुकूमतें भी अच्छी रही कांग्रेस की दूसरी। लेकिन आज ऐसे हालात कुछ बन गए मुल्क के कि NRC क्या कायदा है ये निकाले। मुसलमानों को बोलते 51 के पहले का अपने हालात बताओ। क्या बताएंगे मुसलमान, कोई पढ़ा लिखा बताएंगा। मेरे जो 2 सालिया थे वो उस वक़्त पुलिस सेक्शन में पाकिस्तान को मुंतकिल हो गए। आज भी वो वहाँ रहे तो नहीं, वो मौत हो गए, फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद ये हालात ऐसे आ रहे और ये हुकूमतें ऐसे दिन ब दिन कायदे निकाल रही है कि जिसका कोई इंतहा, कोई उसका कोई यही नहीं कि कौन से वक्त क्या होगा और क्या नहीं। और ये कुछ नहीं, आ जाके मुस्लिम बोले पैदाइश बताओ। क्या पैदाइश बताएंगे? अरे पैदाइश के पहले तो हमारे बाप दादाओं के जो कब्रों को पत्थर है, चलो आके देखो ना, उस पर सन है, फसली है, सब लिखा हुआ है। जो पत्थर लगाते कब्रों को, वो प्रूफ बताते हम आपको। और क्या बताएंगे? लेकिन फिर भी हुकूमत बोलती नहीं, वो बताओ ये होना, तुमको 51 के पहले की पैदाइश बताना मानी। जबकि हमारे मदरसों में देखो तुम, हमारे दाखिले है 1940 के पहले से। वो मैंने 1954 में स्कूल छोड़ा हूँ। मैं 7वीं पास से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उस वक़्त ज़्यादा स्कूल नहीं थे, सहूलत नहीं थी कहीं जाने आने, वहीं रहते थे हम सातों में। और बड़ा अच्छा दौर गुजरा, ऐसा दौर गुजरा। हुकूमतें भी अच्छी थी, चलाते भी अच्छे थे। हुकूमतें चलाने वाले लीडर हर गांव में आके लीडर मिलते थे। इलेक्शन के वक्त जमा करते थे मुसलमानों को, हर कौम को इलेक्शन करना, वोटिंग करना है। फिर सबका मशवरा होता था कि बोलो किसको वोटिंग करने की, तो वो होता था। आज तो क्या है, वोटिंग के भी वक्त ज़ात पात पे चिकड़ उछाड़े जा रहे हैं। इसको नीचा बोले जा रहा है, उसको ऊपर। ये अभी नहीं, कभी नहीं देखे। 1952 में जो इलेक्शन हुआ पहला, वो इलेक्शन से मैं वोटिंग करता हूँ। उस वक्त से मेरी उम्र पहले इलेक्शन से है आज तक भी। और बहुत अच्छा ज़माना गुजरा, बहुत ही बहुत। लेकिन आज ये ऐसे हालात आ गए। ये जो हुकूमत आई 10 साल से, ये हुकूमत ने तो दिन ब दिन कई शेतकरी को कर्ज़े लेना है, तो ये हमारे रियासती सरकार बोलती है कि कहीं क्या के शेतकरी के कर्ज़ों के लिए वो ये करो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आधार कार्ड लाओ। पहले हमारे क्या थी शनाख्त,
खाली राशन कार्ड थी, उसके बाद ये इलेक्शन कार्ड था। और उसके बाद बोलते ऑनलाइन करो शेतकरी को कर्जे। जबकि साहब शेतकरी को बैंक का जो है फार्म भरते नहीं आता था एक ज़माने में, विड्रॉल जिसको बोलते, वो बैंकों में वो पढ़े लिखे के पास जाते थे, याचे और माझं नाव आणि पैसे टाका मला पैसे घ्यायचे। आणि आज की सरकार वो शेतकरी को बोलती ऑनलाइन करो, ये करो, कर्जा उठाने का तो ये करो। कहाँ से शेतकरी क्या जानेगा और क्या करेगा? वो कहते नहीं क्या, देहाती लड़की क्या जाने इसमें शरीफ क्या भला है। यह हाल है हमारी हुकूमत का। हाँ, पढ़े लिखे नहीं, हमारे कम से कम 90% आस्त भी है। हमारे वक्त बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत लोग बोलते थे, लेकिन बहुत सादे, मेल मिलाप था, इत्तेफाक था, इत्तेहाद था, बहुत ये रहता था। उनके लोगों की मैयत हो गई, हिंदुओं की या और किसी की, उसमें आपको 4 आने 6 आने मुसलमान नज़र आते थे। हमारे लोगों की कोई मैयत हो गई तो उसमें ब्राह्मण, मारवाड़ी, हिंदू, ये लोग 8 आने आते थे, एक दूसरे को ये करते थे। फिर उसके बाद शाम में, सुबह में 8-10 रोज़ बराबर रोज़ाना आते थे, रात का बैठते थे घरों में, तसल्ली देते थे, हिम्मत देते थे, ये करते थे। लेकिन आज ऐसे हालात हो गए कि पड़ोस का कोई बाजू का मरा भी तो उसको बाजू वाला देखने को तैयार नहीं। ये क्यों? ये हुकूमतों को नहीं, हुकूमत के जो पार्टियां हैं इन्होंने फूट डाले वाली है ये। हाँ, बाकी कुछ नहीं। 1972 तक ऐसा अच्छा रहा भारत का निज़ाम। हाँ, छूतछात जात पात का कुछ नहीं था। उसके बाद से भारत का ये बिगड़ गया और ये पार्टियों ने ऐसा भी ये कर दी, फूट डाल दी कौम में कि एक दूसरे के ये हो गए। हाँ, बड़ा बुरा हाल है इस वक्त। तो ऐसा मालूम होता कि क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिश्ता क्या होगा। यही हाल है हमारे भारत का। हाँ। अच्छा अब्बा, मैं अम्मा से एक सवाल करता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल ये है, ये माइक आपके हाथ में दूंगा मैं अभी। आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आपकी उम्र कितनी थी, और एक्शन के टाइम पे आपकी बड़ी बहनें वगैरह जो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे तो वो लोगों ने कैसी हिजरत की है और आपके गांव के हालात कैसे थे? ये तुम्हारे हाथ में बोलो, हाँ, मुँह के पास लेके बोलो। अच्छे हालात बोलो ना। अच्छे हालत थे, बहुत अच्छा था। हमारे बहनें वो सब अच्छे थे। जब हमको समझता था, थोड़ा थोड़ा सब मालूमात थी, बहुत अच्छा था। हम सब मेल मिलाप से रहते थे, अच्छे रहते थे। हमारी बड़ी बहन वो पाकिस्तान चले गए, उनके इंतकाल वहाँ हो गए। अभी उनके बच्चे वो है वहाँ। अच्छा था। हाँ। तो आपकी उम्र कितनी थी देश आज़ाद हुआ था वो टाइम पे? मतलब कुछ समझता क्या आपको, मतलब वो टाइम पे? हाँ 5 साल 6-7 साल? हाँ, थोड़ा समझता, अच्छा समझता ना। 10-12 साल की उम्र थी जब एक्शन के वक्त। अच्छा। हाँ, समझता। अच्छा, तो आपके वालिद साहब भी जो है गाँव के क्या थे? मीर साहब थे, जमींदार साहब थे, क्या उनका मर्तबा था गाँव में? बहुत अच्छा। मीर साहब थे, ज़मींदार थे, बहुत बड़ा मर्तबा था। उनको ब्राह्मण लोग बहुत चाहते थे। वो उनके बहुत मेल मिलाप थे, एक भाई के जैसे रहते थे। वो उनके वहाँ आते थे, ये इनके वहाँ जाते थे, शादियों में, मायतों में, इसमें उसमें। बहुत अच्छा था। एक्शन में हमारे गाँव में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोगों ने आके हमारे को कहीं नहीं जान दिए, बोले जाना नहीं, तुमने यहीं से रहना। हम वहीं रहे एक्शन में। अच्छा, मतलब आप लोग पाकिस्तान हिजरत करने की पूरी तैयारी कर लिए थे, मगर गाँव के ब्राह्मणों ने रोके आप लोग? हाँ, नहीं जान दिए। हाँ, नहीं जाना बोले, कोई गाँव को भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, बस ये घर में रहना, हम है इसके जिम्मेदार। हाँ, से रात भर आके फिरते थे हमारे घर के सामने। मतलब वो रात भर चौकीदारी करते? हाँ, रात भर चौकीदारी करते थे। कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बाल को धक्का नहीं, कुछ नहीं, तुमने जाना नहीं। अच्छा। हाँ, फिर हम वही रहे, कुछ नहीं हमारे को, हमारे लूटे नहीं, मारे नहीं, कुछ ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खेती बाड़ियाँ भी सलामत खेती रही? बाड़ी सब सलामत है, कुछ ही नहीं गया। एक बर्तन के करीब अभी नहीं गई। सब हाँ, हमारा सब जगह पर कायम रहा, कुछ ही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, मेरा अब्बा अभी आपसे एक सवाल ये है, आपने बोले कि 1952 से आप वोट डालते, तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको आप 1952 से लेके आज तक वोट डालते आते हैं? मैंने 1952 से लेके आज तक भी राष्ट्रवादी कांग्रेस कायम होने के पहले तक भी कांग्रेस को ही मैंने वोटिंग किया।
अच्छा। हाँ, उसके बाद राष्ट्रवादी में हमारे आपस लोग मेल मिलाप वाले आए तो फिर उनके साथ रहना पड़ा हमको। जब कौन से से मतलब कौन से लीडर थे तुम्हारे? हमारे वक्त अंकुश राव जी टोपे, उनके इस वक्त तो बरसरे इक़्तिदार रनिंग आमदार हमारे राजेश टोपे भैया है। उसके बाद अर्जुन राव खोतकर भी है। उसके बाद कैलाश गोरंटियाल भी है। उसके बाद इधर हमारे राम प्रसाद दी बोराड़े पाटोदे के जो 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 परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद अन्ना साहब गवाह परभनी के, अब्दुल रहमान खां वकील, ये कांग्रेस के माने हुए लीडर थे। अब्दुल रहमान खां, यासीन खां साहब वकील ज़िले के माने हुए और बाम असर लोग थे, एडवोकेट थे। और बहुत अच्छा माहौल रहा और वोटिंग भी हमने बस। फिर उसके बाद जो राष्ट्रवादी कांग्रेस हुई तो थोड़े हालात हमको ये करे मजबूर किया और वो हमारे आप लोग ज़्यादा उसमें ये हो गए। तो आज भी हम राष्ट्रवादी के भी साथ है और कांग्रेस के भी है, ऐसा नहीं करके नहीं। हाँ। अच्छा, एक सवाल अभी आपने बताया, माशाल्लाह, देखो ये एक बहुत बड़ी इबरत की चीज़ है। हमारे अब्बा जो है वो बता रहे हैं 1952 से वो कांग्रेस के साथ में हैं और फिर बीच में जब राष्ट्रवादी बनी तो चूंकि अभी कैसा रहता, गांव खेड़ों में देहातों में रिलेशंस रहते हैं। और मैंने मेरी आंखों से देखा, मेरी उम्र समझो 12-15 साल होंगी, मैं मदरसे में पढ़ता था, छुट्टियों में आता था तो हमारे ज़िले के जो एमपी है वो आते थे अब्बा के पैर इसके लिए। मैंने वो मेरी आंखों से देखा। और ये जो लीडरों के नाम इन्होंने बताए अभी, खोतकर साहब और गोरंटियाल साहब और राजेश टोपे, उनको तो मैंने खुद देखा, वो दुआ के लिए अब्बा के पास में आते थे, बोलते थे तुम हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पिताजी के साथ में तुमने टाइम गुजारे हुआ है। जो एमपी रहते थे इनके राजेश भैया के वालिद साहब जो थे अंकुश राव टोपे साहब, तो बोले तुम उनके करीबी लोगों में है तो तुम्हारी दुआ हमको चाहिए। तो बहरहाल ये एक इबरत की बात है कि 1952 से लेके अभी तक अब्बा ने कांग्रेस को छोड़े नहीं और राष्ट्रवादी में इसलिए गए क्योंकि जिनके साथ में थे टोपे साहब के साथ में, जब वो राष्ट्रवादी में चले गए तो फिर अब वो तो गांव का ऐसा माहौल ही होता है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपने लोकल लीडर बताए, ये तो समझो अब आज के नौजवान बच्चे हैं और इनमें से कुछ जो है बुजुर्ग आपके ज़माने के हैं, टोपे साहब वगैरह। पुराने जो लीडर थे आज़ादी के पहले के, उस टाइम पे ऐसे कौन कौन से बड़े लीडर्स हैं जिनके बयान आपने सुने या जिनकी सभा में आप गए या जिनको आप मिले? स्वतंत्र सेनानी विनायक राव चौठानकर वकील जो सेलू में रहते थे, वो भाषण देते थे। वो उसके सदर थे आज़ादी के इसके सत्याग्रह जो करते थे। बहुत बड़े लीडर माने वाले थे विनायक राव चौठानकर। और चौठानी के बहुत से लोग, सेलू के लोग, ख्याल नहीं मेरे को अपना उम्र के हिसाब से। उनके तकरीरें सुने, हम ही उनको जाके मिलते थे, जाते थे, आते थे। सातुना और सेलू 10 किलोमीटर है। और उसके बाद जिस वक्त कैलाश गोरंटियाल, ये मजदूर बीड़ी के इनके बहुत कारखाना बड़ा था, वहाँ से हम हमारे भवनई के दुकान पे बीड़ी वो लाते थे। तो कैलाश जो थे हमारे सामने स्कूल को जाते आते थे। लेकिन जब कैलाश गोरंटियाल को टिकट मिला कांग्रेस का तो उनके बाप किशन सेठ ने क्या बोलते कैलाश को, रजनी में पहले गया तो अहमद अली, इसामुद्दीन, पहले इनके घर को जाके इनके दर्शन लेना, फिर उसके बाद गऊ में रैली लगाना। तो ऐसे लीडर थे। बराबर कैलाश हमारे पास आते थे, चचा चचा बोलते थे, हमारे सेठ को सेठ बोलते थे, हमारे भवनई को, बहुत बड़े व्यापारी थे, हमारे भवनई भी माने हुए। तो ऐसी एक जहती ऐसी ये थी। आज के लीडर तो कुछ ये नहीं, बस उनको इस वक्त कुर्सी की भूख है, बाकी काई की नहीं। हाँ। नहीं, अच्छा, आपने जैसा रात को बताया कि जैसे डॉक्टर तैयब जी, उनके बारे में बताए, जो बॉम्बे से अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जीतते थे, बाद में भी जीतते थे, उनको भी आपने देखे, मिले? तैयब जी बम्बई को रहते थे, लेकिन हमारे एरिया से कई वक्त वो चुन के गए। हाँ, मैं नाम भूल, खाली तैयब जी करके है। हाँ, वो उस वक्त के लीडर है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के। और 2 या 3 मरतबे हमारे एरिया से चुन कर गए वो कांग्रेस पे। तैयब जी, इनको भी हमने बहुत करीब से और नगीस से देखे। वैसे हमको ज़्यादा ये नहीं था, हमारा लड़कपन था, हमारी ये थी ज़्यादी। लेकिन फिर भी जहन में है और आदाब सलाम करते थे हम, ये करते थे। हाँ, माशाल्लाह। मोहतरम दोस्तों,
हमारे अब्बा के, हमारे अम्मा के जो बातें अभी हमने की है, एक ख़ुलासा जो सामने आया है वो ये कि प्यार मोहब्बत पहले कितना था। यानी जैसे हमारे अम्मा ने बताए कि एक्शन के वक्त में, मुल्क की आज़ादी के बाद जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो ख़ुद उनकी जो बड़ी बहनें वग़ैरह है वो लोग हिजरत करके गए, तो इनके वालिद साहब ने इरादा किया कि भाई पूरे ख़ानदान को भी वहाँ लेकर चलेंगे। ख़ानदान कितना बड़ा था अम्मा? आपके भाई बहन कितने थे टोटल? 6 बहना थे, 6 बहना, 4 भाई, 5 भावजा, अम्मा अब्बा हमारे। चचेरे भी बहुत थे ना। हाँ, चचेरे भी थे। मतलब तकरीबन खाली अम्मा के ही घर में उनकी 6 बहनें थी, 4 भाई, मतलब 10 वो हो गए, उनके वालिद वालिदैन 12 हो गए, और ऐसी उनकी औलादें और उनकी बीवियाँ वगैरह मिला के तकरीबन घर के ही 30 अफराद, और फिर जो चचेरे वगैरह है वो सब मिला के 100 के ऊपर लोग थे। वो लोगों ने इरादा किए हिजरत का। तो अभी अम्मा ने जैसा बताया कि गांव के जो ब्राह्मण हैं, गांव के जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो मराठे हैं, जो गांव के देशमुख है और जो देशपांडे है, वो लोग आए और उन लोगों ने आके कहा कि भाई तुम लोग गांव छोड़ के जा नहीं सकते, हम नहीं जाने देंगे तुमको, तुम यहीं रहो, गांव छोड़ के तुम दूसरे गांव को भी मत जाओ, ना पाकिस्तान जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रोका गांव के अंदर और कहा कि जब तक हालात सही नहीं होते हम लोग आपके महल्ले की, आपके बस्ती की जो है रखवाली करेंगे। वो बेचारे रात रात भर आके रखवाली किया करते थे। तो जैसा हमारे अम्मा ने बताया कि उनके घर का एक चमचा भी नहीं गया, एक प्लेट भी नहीं गई, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और माशाल्लाह आज भी गाँव के अंदर इन लोगों के वही पुराने ज़माने के मकानात थे, वही पुराने ज़माने के आज़ादी के पहले की बड़ी बड़ी हवेलियाँ, जिसे बाड़े कहते थे, माड़ियाँ कहते थे, वह वैसे मकानात आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्बा ने जैसा बताए कि आज भी जो है पुराने जो लीडर थे वो अपनी औलादों को ये कहते थे कि गाँव में गए तो ऐसे बुज़ुर्गों से पहले मुलाकात करना। तो कैसा था, पहले प्यार थी, मोहब्बत थी, आपस में जोड़ था, ये इस तरीक़े का ज़ातीवाद नहीं था। पहले कोई मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगता था, पहले कोई ज़ात और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगता था। आज कुछ लोगों ने मुल्क का माहौल जो ख़राब की है वो सिर्फ़ अपने कुर्सी के लिए, अपनी गद्दी के लिए, वरना प्यार मोहब्बत आज भी ऐसी है। अब मैं एक दूसरा सवाल ये करूँगा, जैसा अब आपने प्यार मोहब्बत की ही बात की है, तो मैंने ख़ुद देखा हूँ अभी आप जो है बहुत सारे हमारे बेचारे जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई है, जैसा वरखड़े वगैरह है, शादी ब्याह के रिश्तों के सिलसिले में आपके पास में आते थे। तो आप ऐसे यानी हमारे जो हिंदू समाज के जो लड़के लड़कियाँ हैं उनके भी आपने बहुत सारे रिश्ते जोड़े, उसके बारे में आप कुछ बताइए। पहली तो बात यह है, सातोने में जो पुलिस एक्शन हुआ तो वहाँ हमको नुकसान पहुँचा। वहाँ जो रोहिले लोग रहते थे उन्होंने थोड़ा लोगों पे ये किए थे जुल्म। हाँ, और वो जो वो लीडर लोग आए, अरे भाई बोले तुम घर में से खाली बाहर जाओ, हमको हथियार वो देखना है। मिलिट्री वो आई, बोले हमको हथियार वो तुम्हारे घरों में देखना है, ज़रा बाहर। तो हम जंगल में बाहर गए। बाहर जाने के बाद जो आके देखते तो घर में कुछ रहा नहीं सिवाय आंग के कपड़ों के, कुछ नहीं। उसके बाद ऐसी दहशत हो गई, ऐसी दहशत हो गई कि बस हम तकरीबन सातोने में हमारी ईदगाह जो नमाज़ पढ़ते साल को 2 मरतबा खुतबे, दोनों खुतबों को थोड़ी दूर है, तो हम वहाँ तक नहीं गए। कम से कम 5, 6, 7 साल तक मस्जिदों में आधे लोगों ने नमाज़ पढ़ना, आधे बाहर खड़े रहना, फिर आधों ने पढ़ना। बाद में वही लोग खुद आए, ये क्या कर रहे, बोले तुमको कौन ये करता, चलो बोले नमाज़ पढ़ो, ईदगाह में जाओ, तुम्हारे अगर किसको धक्का लगा तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। यही सातोने का हाल है। मारवाड़ी, ब्राह्मण, हिंदू, अका थे, वहाँ हिंदू में अका थे, मारवाड़ी है, ब्राह्मण है, और दूसरे लोग भी आए। ऐसा नहीं बोले ये चलता नहीं, हाँ तुम नमाज को जाओ, सब जाओ। हम भी आते, आधे 5-25 लोग वो खुद साथ आते थे पहले। यानी इतना घबराहट थी हमारे को कि क्या होता न क्या नहीं हो। तो वो लोगों ने इतना ये किए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम अपना बराबर जो है वो करो। तो ऐसा ये था, ऐसा लोगों में प्यार मोहब्बत थी, ऐसी एक दिली थी, एक दूसरे के दर्द को जानते थे, ये करते थे वो। बाकी आज भी मतलब आपके ताल्लुकात है सब गैर? आज भी हमारे ऐसे ताल्लुकात है कि आज भी आदाब सलाम ये चालू है। उनके शादियों में हमारे 5-50 लोग आ जाते, हमारे शादियों में वो शरीक रहते, हमारे शादियों में उनका खाना हम अलग पकाते, दावत देते।
उनके और दिगर खेड़ों देहात के भी जो हिंदू लोग हैं हमारे भाई लोग, इनको भी दावत पत्रिका देते, रुक़े देते, वो भी आते। ऐसा माहौल आज भी हमारा बना हुआ है। लेकिन दिन ब दिन ये पार्टियों की वजह से ऐसे हालात ख़राब हो रहे हैं कि बस अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह, बस और कुछ नहीं। हाँ मोहतरम दोस्त, तो अब एक नई चीज़ ये सुनने के लिए मिली कि जब एक्शन के वक्त में इन लोगों के घरों में, यानी वो ये हिसाब से उन्होंने कहा कि हम घर को चेक करेंगे और उसके बाद पूरा घर लूट के लेकर चले गए, तो उसके बाद में मुसलमानों पे इतनी दहशत कायम हो गई कि मुसलमान ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ते थे कई सालों तक। तो बाद में जब गांव के ही ब्राह्मणों ने, मराठों ने और उन्होंने सब ने देखे, तो उन्होंने आके मुसलमानों से कहा, भाई तुम्हारी ईदगाह वीरान क्यों है? ईद बकरीद की नमाज ईदगाह में पढ़ो, हम लोग तुम्हारी रखवाली करेंगे, तुम तुम्हारे मस्जिदों को आबाद करो, तुम तुम्हारी ईदगाहों को आबाद करो। तो ऐसे प्यार मोहब्बत वाले, मेल मिलाप वाले लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी में मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप जो है क्या आज के नौजवानों को और आज के मुसलमानों को पैगाम देना चाहेंगे? देना यही चाहेंगे कि अपने को चाहिए कि सबसे मिल हिल के रहना चाहिए। अपन इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हाँ, अपने को कोई नहीं बोल नहीं सकता, किसके बाप की कोई जागीर नहीं है। जो हमारा देश है, ये भारत जो देश है, पीढ़ाना पीढ़ी का देश है, 5000 साल का रिकॉर्ड है। ये देश में हम कुछ ज़माने से हमारे बाप दादा परदादा ये रहे, आज उनके कब्रें बराबर नहीं, सब कब्रों बैठ गए। देखे तो ये होता, और वो हम यही नौजवानों को भी हमारे ये बोलते कि आज उनके इसमें अपन शरीक हो, हमारे इसमें वो लोग शरीक होते। आज उन लोगों का कोई मेला रहा तो हमारे नौजवानों को हम बोलते चलो वो मेले में, चलो अपन ये करो, उनको ले जाते, उनको हम ये करते। अब हमको तो ज़्यादा चलना उठना नहीं होता, लेकिन हमको बैठ के उनको हम ये मशवरा देते, जाओ फलाने लीडर आ रहे, फलाना गुरु आ रहा, उनका वो भाषण कर रहा गुरु, सुनो। और गुरु लोग भी अच्छे हैं, ऐसा कोई ये नहीं, लेकिन ये लीडरों में थोड़ा ख़राब आया। बाकी आज भी उनके भी लीडर, उनके भी गुरु ना, हमारे भी गुरु बुरे को बुरा ही कहते हैं और अच्छे को अच्छा ही कहते हैं। वो भी लोग आज जो आते तो बराबर बोलते एक की होना जी, एक की होना और कुछ नहीं। अभी नहीं, क्या अभी मेरे पास पेपर में संभाल के रखा, जिस वक्त मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी इसके पहले राष्ट्रपति थे ना, हाँ। उनको नागपुर में उनको भी अपने इसमें मुद्दा किए। आने के बाद फिर उस वक्त वो प्रणब मुखर्जी ने खुद अपने बयान में बोले कि तुम्ही काय म्हणतात, बोले भारत भारत का है, तुमचा एक भी संघाचा कोणी नव्हता, बोले आज़ादी में तुम्हारा मेंबर, तुम क्या बोलते, बोले जिस वक्त बोले नथुराम गोडसे को मारे तो तुम्हारे पार्टी वालों ने पेड़े बांटे दिल्ली में, पेपर है मेरे पास वो आज उनके बयान का। अच्छा। तुम क्या बोलते, बोले पार्टियाँ बना के फूट दाड़े, ये कर रहे वो कर रहे। ये ऐसे हालात है, देखो ये आज महाभारत के। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। मोहतरम दोस्तों, मैं समझता हूँ ये इंटरव्यू हमारे सबके लिए बहुत ही एक इबरत वाला इंटरव्यू रहेगा, जिसमें पूरी तारीख़ हमारे सामने आई है। बस आखिर में मैं आप लोगों से यही दुआ करूँगा, आप लोग हमारे नाना जान शेख हिसामुद्दीन साहब और हमारे नानी की सेहत के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत